हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धि परीक्षणों के प्रकार के बारे में। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपके बना चुका हूं और उन वीडियो में अभी तक हमने बात की है वृद्धि एवं विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसके अलावा हमने पढ़ा था बुद्धि के बारे में और बुद्धि के जो सिद्धांत थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के परीक्षणों के प्रकार के बारे में। तो बुद्धि के जो परीक्षण के प्रकार होते हैं वो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगर हम शब्दों के आधार पर देखें तो शब्दों के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो परीक्षण अभी हमने देखा व्यक्तियों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के हुए, वैयक्तिक और सामूहिक। वैयक्तिक को 2 भागों में बांट दिया है, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण या हम कह सकते हैं व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण और आपका वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है, या व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक को भी हम 2 भागों में बांट देंगे, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण जो है उसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण में कौन कौन से आ जाते हैं, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट ये व्यक्तिगत परीक्षण है, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, मॉरल एवं यामर बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अगला देखिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से आ जाएंगे, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, यानी जो भी आर्मी से संबंधित परीक्षण है, आर्मी अल्फा हो या आर्मी बीटा हो, वो आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आ जाते हैं। जलोटा बुद्धि परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण, बर्ट सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये सारे क्या हैं आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ये बना देता है कि निम्न में से कौन सा सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, या हम ये कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत परीक्षण नहीं है। तो कैसे भी प्रश्न आपका बना सकता है। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो आ जाता है आपका वो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में आ जाता है। अशाब्दिक में आपका भाटिया बैटरी टेस्ट, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण में जलोटा परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है, अब परीक्षण और उनको किसने दिया है, किसने बनाया है, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया है, स्टैनफोर्ड बिने ने दिया है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। बिने साइमन परीक्षण भी बिने साइमन ने दिया है। आर्मी अल्फा परीक्षण आर्थर एस ओटिस, आर्मी बीटा परीक्षण भी आर्थर एस ओटिस ने दिया है। भूल भुलैया परीक्षण पोर्टियस ने दिया है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का परीक्षा जो दिया है वो जेसी रेविन ने दिया है। वेस्लर बुद्धि परीक्षण वेस्लर ने दिया है। बुद्धि का अशाब्दिक परीक्षण मेंजल ने दिया है। सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण आर के टंडन। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण डॉक्टर एस जलोटा और सामान्य बुद्धि परीक्षण पॉल एवं मिश्रा। तो ये थे आपकी बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है बुद्धि यहाँ पे हम ख़त्म कर चुके हैं, बुद्धि के बारे में पढ़ लिया, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा और यहाँ पे बुद्धि के परीक्षणों के बारे में हमने पढ़ा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो वर्ड यहाँ पर दे रखा है संज्ञानात्मक, इसका मतलब क्या होता है। और संज्ञानात्मक का मतलब जानने से पहले हम ये समझेंगे कि संज्ञान क्या होता है, क्योंकि संज्ञानात्मक शब्द में कहीं ना कहीं संज्ञान छिपा हुआ है। तो संज्ञान क्या है, संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा धारणा, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन करना या प्रत्यावाहन करना आदि प्रक्रिया शामिल होती है। और ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। तो देखो यहाँ पर जो आपका संज्ञान है, संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा धारणा, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन करना, प्रत्यावाहन करना, ये सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं किसमें, संज्ञान में। ठीक है, तो एक संज्ञानात्मक जो है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, एक व्यापक सिद्धांत है। इसमें कई प्रकार की मानसिक क्रियाएं इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो
आगे बढ़ते हैं हम। संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके इस पर चिंतन करने या क्रमित रूप से उसे उस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग वह विभिन्न परिस्थितियों में तरह तरह का समस्या समाधान करने के लिए प्रयोग में लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो संज्ञानात्मक विकास का मतलब एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो गया है, या आप कब कह सकते हो, जब वह उसके सामने कोई भी समस्या उत्पन्न हुई तो वो क्या करे, उस पर चिंतन कर सके, और उस चिंतन को करने के बाद में उस जो उसके सामने समस्या उत्पन्न हुई है उस समस्या का आसानी से समाधान कर सके, तो वो क्या कहलाता है, आपका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। यानी उसकी जितनी भी संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, जैसा भी मैंने बताया था ना ऊपर, यहाँ देखिए, संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, ये सारी चीज़ें अगर बच्चा करने में सक्षम हो जा रहा है तो कह सकते हैं हम उसका संज्ञानात्मक विकास हो गया है। यहाँ पे क्या है, बालक में चिंतन करने व खोज शक्ति के वास्तविक विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? परिपक्वता व अनुभव की अंतःक्रिया। ये आपका अगर बालक के अंदर चिंतन और खोज शक्ति के लिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण तत्व हैं वो आपकी कौन कौन सी है? परिपक्वता है और अनुभव है। मतलब जब तक आपके अंदर परिपक्वता नहीं आएगी तो कोई भी बच्चा मानसिक चिंतन नहीं कर सकता। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो अगर आपको प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझना है तो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो उसमें पहली चीज़ क्या आ जाती है? अनुकूलन आ जाता है। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है? देखो अनुकूलन का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने के लिए जो प्रमुख संप्रत्यय हैं वो आपके आते हैं आत्मसात्करण और समायोजन। तो आत्मसात्करण क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लें। और देखो अनुकूलन तो मैं आपको सिंपल सा मतलब बता दूं, स्वयं को वातावरण के साथ ढालने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? एक अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, अब देखो अनुकूलन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? आत्मसात्करण और समायोजन। तो सबसे पहले समझते हैं कि आत्मसात्करण क्या है। तो देखो आत्मसात्करण क्या होती है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं व अनुभवों का सहारा लेता है। आत्मसात्करण में बालक क्या करता है कि इसमें बालक जो है समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं व अनुभवों का सहारा लेता है, लेकिन पूर्व के अनुभवों के साथ परिवर्तन नहीं करता है। केवल क्या लेता है? सहारा लेता है, लेकिन पूर्व के अनुभवों में परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, समायोजन क्या है? समायोजन क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविकता से समंजन करने में वास्तविकता से जो समंजन करने में पहले की परिस्थिति का प्रयोग करने में काम नहीं चलता, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है? हमें अपने संप्रत्यय में परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविकता से समंजन करने में पहले से परिचित योजना मानसिक प्रक्रिया से काम नहीं चल पाता। ऐसी स्थिति में योजना, व्यवहार, संप्रत्यय में परिवर्तन करना पड़ता है ताकि वह नई स्थिति के साथ अनुकूलन कर सके। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। अब देखो, अब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा, मैं वो कन्फ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ। जो आपका आत्मसात्करण है इसमें भी हम क्या करते हैं? पूर्व में सीखी गई योजना अनुभवों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन सीखी गई और योजनाओं व अनुभवों में परिवर्तन नहीं करते। किसमें? आत्मसात्करण में जैसी योजना होती है उसको एज इट इज़ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन समायोजन में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, पूर्व में सीखी गई योजनाएं, कुछ हमने जो योजनाएं सीखी होती हैं या कुछ व्यवहार सीखे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, कभी कभी नई स्थिति में उनके द्वारा काम नहीं चल पाता। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें पूर्व के अनुभव में हमें क्या करना पड़ता है? परिवर्तन करना पड़ता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। अतः स्वयं को वातावरण के साथ ढालने की जो प्रवृत्ति होता है अनुकूलन हो ही गई। यानी आप जो पहले की चीज़ें अगर किसी समस्या को समाधान करने में प्रयोग कर रहे हैं और वो चीज़ें उन चीज़ों में आपको लगता है कि परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है, यानी पूर्व के अनुभवों में अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? वहाँ पर आप अपने आप को समायोजित कर रहे हो।
ठीक है। अब जैसे मान के चलो अगर आप यहाँ से साउथ में जाओ तो साउथ में आपको मोस्टली क्या मिलेगा, साउथ में अगर दक्षिण की तरफ जाते हो तो खाने के लिए आपको क्या मिलता है, खाने के लिए आपको इडली सांभर और ये सब, वहाँ पे ना आपको रोटी बहुत कम मिलती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे अब मान के चलो आप यहाँ से यूपी में अभी इस टाइम रह रहे हो, तो यूपी से अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको वहीं की परिस्थिति के अनुसार, आपके पूर्व के अनुभवों में कि आप रोटी ये खाया करते थे, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पूर्व में सीखी गई योजना व अनुभवों का केवल सहारा ले रहे हैं, उनमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। समाधान क्या है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करना ही क्या कहलाता है, आपका सामधारण कहलाता है। ठीक है, किस किस के बीच में, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में संतुलन स्थापित करना सामधारण कहलाता है। फिर एक आपका संरक्षण। संरक्षण क्या होता है, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना तथा क्रमबद्ध करना या रंग के रूप के आधार पर वस्तु को उसके मुख्य तत्व से अलग करना। मतलब क्या है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर देना, उनको क्रम से लगा देना, रंग रूप के आधार पर उस वस्तु के उसके मुख्य बिंदु से अलग करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका संरक्षण कहलाता है। जैसे मान लो आपके सामने कई सारी वस्तुएं पड़ी हैं और उनको आप लंबाई के क्रम से अगर लगा रहे हो, तो ये एक तरीके का कौन सा गुण हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, या उनका वर्गीकरण करो, जैसे आपके सामने धातुएं और अधातुएं दे दी जाएं, तो आप कह सकते हो कि लकड़ी का क्या है, एक अधातु है, लोहा क्या है, एक धातु है। तो इस तरीके से आप क्या कर पा रहे हो, अलग कर पा रहे हो, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संरक्षण। फिर अगला है आपका संज्ञानात्मक मानसिक संरचना। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका मतलब क्या होता है, मानसिक योग्यताओं के समूह को हम क्या कहते हैं, मानसिक संरचना कहते हैं। ठीक है, मानसिक योग्यताओं को समूह को हम क्या कहते हैं, मानसिक संरचना कहते हैं। जैसे कई सारी मानसिक योग्यताएं, चिंतन करना, प्रत्यक्षण करना, ठीक है, समस्या समाधान, ये सारी मानसिक योग्यताएं, इनके समूह को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक मानसिक संरचना कहते हैं। फिर आपका मानसिक संक्रिया, ऐसी क्रियाएं जिसके द्वारा मानसिक समस्याओं का समाधान किया जाए उन्हें मानसिक संक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे मैंने बताया मानसिक संक्रिया क्या है, एक चिंतन करना एक मानसिक संक्रिया है, और आपका समस्या समाधान करना भी एक क्या है, मानसिक संक्रिया है, प्रत्यक्षण करना भी क्या है, एक मानसिक संक्रिया है। तो ये क्या है, आपकी मानसिक संक्रिया होती है। अब देखो बात आती है स्कीम्स। स्कीम्स क्या है, देखो ये क्या है, व्यवहारों का या क्रियाओं का एक संगठित पैटर्न होता है जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम्स कहलाता है। ठीक है, तो क्रियाओं के संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। ठीक है, और एक आता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा क्या है, जो एक तरीके का जो मानसिक ज्ञान होता है आपका, उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको स्कीमा कहते हैं। यानी स्कीमा में पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान करने के दौरान जो नया ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम स्कीमा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे है क्या, जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हो तो आपको उस समस्या का समाधान करने, जब आप पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर रहे हो उस समस्या का समाधान करने में, तो क्या होगा, आपको जब कोई नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उसे आप स्कीम्स कहोगे, स्कीमा कहोगे। ठीक है, स्कीमा जो होता है वो बिल्कुल किसके समान होता है, वो आत्मसातकरण के समान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के आपको चल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप जब एक बच्चा होता है, बच्चा जब छोटा होता है, तो जैसे मान लो कोई भी आपने उसको काली वस्तु उसने देखी और आपने कहा जैसे काली, जैसे मान लो उसने कुत्ता देख लिया, तो काली वस्तु तो प्रत्येक काली वस्तु को देख करके वो क्या कहेगा, उसको कुत्ता ही कहेगा। लेकिन जब वो क्या करेगा, अभी देखेगा कि कोई कुत्ते, जैसे मान लो उसने कुत्ता देखा तो कुत्ते के क्या होती हैं, कुत्ते की 4 टांगें होती हैं। अब जैसे मान लो बाद में उसने काला कौवा देख लिया तो कहेगा कि अभी काले का ये भी काला है, तो उसको भी क्या मतलब क्या कहेगा, वो उसको भी वो कुत्ता कहना चाहेगा। लेकिन कुत्ता नहीं कहता, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, वो देखता है कि यहाँ पे तो उसके कौवे के 2 पैर हैं लेकिन कुत्ते के 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से वो पूर्व ज्ञान का जब प्रयोग करता है, कि उसने पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है, उसने जो कुत्ता देखा था, कुत्ते के 4 पैर थे, लेकिन अब वो कौवा देख रहा है, कौवा भी काला है, कुत्ता भी काला है, लेकिन कौवे के 2 पैर हैं। तो क्या करेगा, अपने पूर्व जो उसका ज्ञान होगा, पूर्व ज्ञान के साथ में एक नया ज्ञान जोड़ लेगा कि प्रत्येक जो है काली वस्तु के प्रत्येक काले जंतु के या जीव के 4 पैर नहीं होते। तो वो क्या कर लेता है, उस ज्ञान को, नया ज्ञान को अपने स्कीमा में मतलब स्कीमा में धारण कर लेता है।
स्कीमा में स्टोर कर लेता है। तो स्कीमा क्या है, कुछ नहीं है, एक नया मानसिक ज्ञान होता है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। स्कीम्स क्या है, स्कीम्स क्या एक क्रियाओं का एक संगठित पैटर्न होता है जिससे आसानी से दोहराया जा सकता है। स्कीम्स मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे एक बच्चा सुबह उठता है, सुबह उठ के वो ड्रेस पहनता है, ड्रेस पहनता है, फिर सुबह उठ के नहाता है, नहाने के बाद ड्रेस पहनता है, फिर अपना लंच मतलब लंच पैक करता है, या लंच अपना ब्रेकफास्ट करता है, लंच पैक करता है, फिर स्कूल जाता है। तो ये क्या है, अब वो डेली यही काम कर रहा है, तो डेली यही काम कर रहा है, तो ये क्या होगी, इसकी एक स्कीम्स हो गई। तो स्कीम्स क्या है, स्कीम्स एक संगठित पैटर्न है जिसको हम डेली दोहराते हैं। हम डेली अगर अपने स्कूल जा रहे हैं या डेली अपने ऑफिस जा रहे हैं तो वो हमारी क्या है, स्कीम्स है। लेकिन स्कीमा क्या है, जब हम कोई भी नया काम कर रहे हैं और एक नया ज्ञान अगर आप प्राप्त कर रहे हो, किसके द्वारा आत्मसातकरण के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्कीमा कहलाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर है आपका विकेंद्रीकरण। किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रीकरण कहलाती है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब किसी वस्तु या चीज़ के बारे में उसको बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने मतलब किसी वस्तु के बारे में बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना, वो क्या कहलाता है, आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। प्याजे की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। तो पहली जो अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, फिर तीसरी है ठोस संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक, या इसको अनौपचारिक अवस्था भी हम कहते हैं, ठीक है। तो 3 नाम हो गए, ठोस संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक अवस्था, जो 7 से 11 होती है। इसके अलावा होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक, इसको हम औपचारिक भी कहते हैं, ठीक है। तो 11 वर्ष से ऊपर तक की होती है ये, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखिए, अब आता है यहाँ पर संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था जो है ये आपकी 0 से 2 वर्ष तक होती है, और इसको भी हम कई सारे भागों में बांटेंगे अभी, ठीक है। तो इसको भी हम बांटेंगे अभी, इसको 6 भागों में बांटेंगे। तो इसका जो पहला पार्ट है, इसको यहाँ पे गलत लिख दिया है ये, इसका जो पहला पार्ट है वो है आपका संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था जो होती है वो 0 से 30 दिन की होती है, ठीक है। 0 से 30 दिन की होती है, ध्यान रखना, 0 से 30 दिन की। इसमें तो संवेदी पेशी लिखा है, तो संवेदी पेशी का मतलब यह है कि यहाँ पे अपने संवेदी अंगों का प्रयोग करेगा। और संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं, आपके जो इंद्रिय जनित गामक अंग होते हैं, जैसे आपका हाथ हो गया, आँख है, कान है, नाक है, इनका प्रयोग करके वस्तुओं को जानने की कोशिश करेगा। इसको हम प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें रिफ्लेक्सिव रिएक्शंस करता है। अब प्रतिवर्त क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे किसी वस्तु को मुंह में लेकर के चूसना प्रतिवर्त क्रिया है। बच्चा अपने दोनों हाथों को एकदम आगे कर लेता है, प्रतिवर्त क्रिया होती हैं। जैसे एकदम से शोर को देख करके एकदम से चौंक जाता है, ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्सिव रिएक्शंस होती हैं। तो ये आपकी किस अवस्था में होता है, ये आपका संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है। और संवेदी प्रेरक अवस्था की कई सारी उपअवस्थाएं हैं। तो पहली उपअवस्था कौन सी है, संवेदी पेशीय अवस्था। अगला आता है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ये कब से कब तक होती है, 30 दिन से 4 माह तक होती है। इसमें क्या करता है, प्रतिवर्त क्रियाओं को क्या करता है, दोहराता है। तभी तक लिखा है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। वृत्त का मतलब वृत्त, जब यहाँ से चल रहे हो फिर घूम करके वहाँ आ जाओगे, फिर घूमोगे फिर यहीं आ जाओगे। तो प्रतिवर्त क्रियाओं का मतलब प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में क्रियाओं को क्या करेगा, दोहराएगा। फिर है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो 4 से 8 माह तक होती है। इसमें क्या करता है, वस्तुओं को उलटना प्रारंभ कर देता है, किसमें, गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में। फिर है गौड़ स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था, ये 8 से 12 माह तक होती है, ठीक है। वस्तु छिपा लेने पर उसकी खोज करना प्रारंभ कर देता है गौड़ स्कीमेटा की अवस्था में। फिर है तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, 12 से 18 माह तक की होती है। इसमें बच्चा त्रुटि एवं अभ्यास के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। फिर है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की या खोज की अवस्था, जो 18 से 24 माह तक होती है। इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व की, इसको हम बच्चे की वस्तु स्थायित्व की अवस्था कहते हैं। मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था को हम क्या कहते हैं, आपके वस्तु स्थायित्व की अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो 6 हो गई कुल मिलाकर के। यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 1 लिखी नहीं थी। तो 1 2 3 ये 4 ये 5, तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। 6 उपअवस्था हो गई किसकी, संवेदी प्रेरक अवस्था की। अब हम यहाँ पे आते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन सी, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और अंतर्दृष्टि संप्रत्यात्मक अवधि। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि को 2 से 4 वर्ष तक है, और अंतर्दृष्टि संप्रत्यात्मक अवधि 4 से 7 वर्ष तक है। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो है,
इसमें क्या होता है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, इसमें संकेत और चिन्ह का इसमें प्रयोग किया जाता है मेनली, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी ठोस वस्तु का मानसिक चिंतन करना संकेत कहलाता है। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, किसी वस्तु को जब पहचानेगा तो संकेत और चिन्हों का प्रयोग करके पहचानेगा, ठीक है। तो संकेत और चिन्हों का प्रयोग किस अवस्था में करता है, वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था में करता है, ध्यान रखना। जैसे बच्चा माँ की आवाज़ सुनने पर बच्चे के मस्तिष्क में माँ की प्रतिमा बन जाती है, तो इसको ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे संकेत का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्राक संक्रियात्मक अवधि में प्रयोग करता है, यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था में प्रयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताते संकेत क्या है, संकेत तो मैंने आपको बता ही दिया, किसी ठोस वस्तु का मानसिक चिंतन करना ही संकेत कहलाता है। चिन्ह क्या है, चिन्ह के साथ क्या होती है, सादृश्यता कम होती है, शब्द और भाषा। देखो जो संकेत होता है उसके साथ सादृश्यता अधिक होती है, और चिन्ह के साथ जो सादृश्यता होती है वो कम होती है, ठीक है। क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे हम मान लो किसी चीज़ को केवल पढ़ रहे हैं, हमने किताब पढ़ी, तो वो हमें ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगी। अगर हमने उस चीज़ को देख लिया, यानी उसको हमने संकेत अपनी उसकी कोई प्रतिमा देख ली, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। तो यही चीज़ हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सादृश्यता कम होती है और यहाँ पर सादृश्यता अधिक होती है। मतलब यहाँ पे हम चीज़ों को जल्दी से भूलते नहीं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप प्राक संप्रत्यात्मक कि जो इसमें दो परिसीमाएं पाई जाती हैं, जीववाद और आत्म केंद्रीय। तो इसमें इस जीववाद में क्या होता है, इसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानने लगता है, किसमें, जीववाद में। और आत्म केंद्रीय में क्या होता है, बच्चा खुद के विचारों को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो ये जो विशेषताएं होती हैं, ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था की होती हैं, और उसमें भी अगर देखा जाए तो ये प्राक संप्रत्यात्मक अवधि की होती हैं, जीववाद और आत्म केंद्रिता। फिर है अंतर्दर्शी अवधि। फिर इसमें क्या होता है, मानसिक चिंतन में परिपक्वता आ जाती है, किसमें, अंतर्दर्शी अवधि में। बच्चे के अंदर पलटावी गुण विकसित नहीं होती, आसानी से सीख लेता है लेकिन इसके पीछे नियम को नहीं जानता। इसमें क्या होता है, जो अंतर्दर्शी अवधि होती है, इसमें बच्चे के अंदर मानसिक परिपक्वता आ जाती है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, पलटावी गुण विकसित नहीं होते, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे पलटावी गुण का मतलब ये है कि 2 गुणा 2 अगर 4 हो गए, तो ये तो बच्चा समझ लेता है, लेकिन 4 भाग 2 बराबर 2 कैसा हुआ, ये बच्चा नहीं समझ पाता, मतलब पलटावी गुण विकसित नहीं होता। और ये बाकी 2 गुणा 2 क्या हो गया, 4 को सीख जाएगा, लेकिन इसके पीछे नियम क्या है वो बच्चा नहीं सीख पाता। तो इसमें ये आता है किसमें, अंतर्दर्शी अवधि में। फिर तीसरी अवस्था आपकी आ जाती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये कहाँ से कहा था, क्या 7 से 11 वर्ष तक है, 17 वर्ष कर रखा है इन्होंने, 7 से 11 वर्ष तक है, ठीक है। इसको मूर्त चिंतन, इसमें क्या होता है, मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे कहते हैं। तो इसमें मूर्त चिंतन करने का क्या हो जाता है, गुण विकसित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो इसमें यहाँ पे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे संरक्षण क्या होता है, इस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, भार तथा तत्व से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लेता है, किसमें, संरक्षण में। संबंध में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, जैसे वस्तु के पीछे के नियमों को पहचान लेता है, ठीक है। और वर्गीकरण में क्या है, वस्तुओं को छांट करके अलग कर देता है, ठीक। अगला जो अवस्था आती है वो आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से ऊपर होती है। ये क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें अपसारी चिंतन बच्चा करने लगता है, मतलब कई चीज़ों के बारे में सोचने लगता है कि, और एक समस्या के कई सारे हल निकालने के लिए मतलब सोचने लगता है, एक समस्या के कई सारे हल ढूंढने लगता है, तो वो कहलाता है आपका अपसारी चिंतन। इसमें विकेंद्रिता का गुण पाया जाता है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का गुण पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे चीज़ हो गई। अब हम आगे बात करेंगे वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। तो वाइगोत्स्की कहाँ के थे, रूस के थे, और इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हैं। इन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र का कंसेप्ट दिया है, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया है, ठीक है। तो जोन ऑफ जो आपका ZPD क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले इनके बारे में कुछ चीज़ समझ लेते हैं हम। यहाँ पर हम समझेंगे कि इन्होंने 3 कंसेप्ट दिए हैं। तो पहला जो कंसेप्ट उन्होंने दिया है वो किसका दिया है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का। दूसरा कंसेप्ट उन्होंने दिया है आंतरिक भाषा या निजी भाषा का। और दूसरा कंसेप्ट दिया है इन्होंने पारस्परिक शिक्षण का, और तीसरा कंसेप्ट दिया है आंतरिक भाषा या निजी भाषा का। तो 3 कंसेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र की संकल्पना किसने दी है, तो वाइगोत्स्की ने दी है। पारस्परिक शिक्षण की संकल्पना किसने दी है, वाइगोत्स्की ने दी है। आंतरिक भाषा या निजी भाषा पर कौन जोर देते हैं, तो ये कौन है, वाइगोत्स्की देते हैं। तो ये चीज़ इनके सिद्धांत में है, इन 3 चीज़ों को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि
यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो वाइगोस्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक कारक मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, और भाषा को क्या मानते हैं, ये महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक कारक व भाषा मतलब सामाजिक कारक का मतलब है सामाजिक अंतःक्रिया को क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। और इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है या भाषा सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखो इन्होंने बात की है जेड पी डी के ऊपर बात की थी, अभी हम बात करेंगे। देखो ये है जेड पी डी। तो इसमें इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो बताया वास्तविक विकास का स्तर और एक बताया संभावित विकास का स्तर। अब बात करेंगे कि ये होता क्या है। वास्तविक विकास का स्तर वह स्तर जिसमें बच्चा दूसरों की मदद के बिना कोई भी कार्य कर लेता है, वो क्या कहलाता है, वास्तविक विकास का स्तर कहलाता है। संभावित विकास का स्तर क्या है, वह स्तर जहाँ बच्चा दूसरों की मदद से मतलब दूसरों की मदद से कोई भी कार्य कर पाता है, दूसरों की मदद से, तो क्या कहलाता है, संभावित विकास कहलाता है। और इन दोनों विकास के स्तर को जेड-पी-डी, इन दोनों विकास के स्तर के अंतर को जो हम क्या कहते हैं, जेड-पी-डी या क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जेड-पी-डी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अब बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो बच्चा क्या करेगा, दूसरों की मदद करेगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, यही इसको हम समीपस्थ विकास का स्तर कहते हैं। मतलब ये अगर स्तर यहाँ से यहाँ तक बच्चा आ जाता है, यानी वास्तविक विकास से अगर बच्चा आपका संभावित विकास पर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि वो समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेता है, ठीक है। अब जेड-पी-डी या समीपस्थ विकास क्या है, कठिन कार्यों का वह क्षेत्र जिनको हल करने के लिए बच्चा दूसरों की मदद लेता है, वो आपका जेड-पी-डी कहलाता है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए दो अन्य महत्वपूर्ण प्रारूपों के बारे में चर्चा की है। तो पहला प्रारूप है पारस्परिक शिक्षण, जिसमें इन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी को महत्वपूर्ण माना है। दूसरा आंतरिक भाषा, निजी भाषा। तो पारस्परिक शिक्षण क्या है, इस शिक्षण में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को एक समस्या दी जाती है, फिर शिक्षार्थी शिक्षक की मदद से समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। अतः समस्या का हल ढूंढने के दौरान शिक्षक शिक्षार्थियों को पाठ या पाठ प्रदान करता है। अब देखो पाठ या पाठ की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार पूछा गया है। पाठ या पाठ क्या होती है, शिक्षकों या वयस्कों द्वारा बच्चों की समस्या का समाधान करने के लिए वयस्कों द्वारा सहायता तब तक प्रदान की जाए जब तक कि वह उस समस्या का समाधान करने में निपुण ना हो जाए, वो पाठ या पाठ कहलाता है, ठीक है। पाठ या पाठ का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि बच्चा साइकिल सीख रहा है, तो साइकिल सीखते समय बच्चा क्या होता है, जब सीखता है तो हम उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो जो सहायता करते हैं वो सहायता क्या कहलाती है, पाठ या पाठ कहलाती है, ठीक है। पाठ या पाठ का मतलब पता क्या होता है, पाठ या पाठ का मतलब होता है इससे जो हमारी जो मचान होती है, जो मचान जब होती है, या हम जब हमारा छत का जब लेंटर पड़ता है तो उसमें हम एक पाठ या पाठ बांधते हैं, और वो लेंटर तब तक बना रहता है जब तक कि जो हमारी छत जो है मजबूत नहीं हो जाती। जब छत मजबूत हो जाती है 5-6-7 दिनों में, फिर क्या करते हैं, हम उसको हटा देते हैं पाठ या पाठ को। तो पाठ या पाठ को का मतलब ये होता है कि बच्चों की तब तक सहायता करना जब तक कि बच्चा उस कार्य में निपुण ना हो जाए। तो ये क्या कहलाता है, पाठ या पाठ कहलाता है। ये शिक्षकों या वयस्कों द्वारा बच्चों को दी जाती है। फिर यहाँ पे क्या है, आंतरिक भाषा या निजी भाषा। बच्चों का स्वयं से बातें करने आंतरिक संभाषा या निजी भाषा कहलाता है। बच्चे जब स्वयं से बातें करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा जब खुद से बातें करता है, कभी कभी आपने देखा होगा जब कोई भी समस्या उसके सामने आती है तो खुद से बातें करने लगता है। तो खुद से बातें करने का मतलब ये होता है कि वो अपनी निजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो निजी भाषा के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, समस्या के कारणों का पता लगाते हैं तथा उसका समाधान ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसको कोई समस्या समाधान दे दी जाती है। जैसे मान लो उसको कोई गणित का सवाल दे दिया गया, तो आपने देखा होगा कि वो मन मन में बोलता है, खुद से बातें करता है कि नहीं यार ये ऐसे नहीं होगा, ये इसमें इसे ऐसे करना चाहिए। तो खुद से बातें करते हैं। तो कभी कभी देखा होगा आप के सामने जो कोई समस्या आती है, तो आप भी खुद, बड़े लोग भी खुद क्या कभी कभी क्या होता है, खुद से बातें करने लगते हैं कि इस काम को ये ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ठीक है। तो कई सारी खुद से बातें करना ही क्या कहलाता है, वही निजी भाषा या आंतरिक भाषा कहलाती है। ये विशेष रूप से किस लिए होती है, ये विशेष रूप से बच्चे क्या करते हैं, किसी समस्या के कारणों का पता लगाने में प्रयोग करते हैं और उसका समाधान करने में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जेड-पी-डी क्या है और जेड-पी-डी स्काफोल्डिंग क्या है। तो जेड-पी-डी भी एक सहायता होती है, स्काफोल्डिंग में सहायता होती है। जेड-पी-डी क्या होती है, जेड-पी-डी एक बड़ा स्तर, एक व्यापक लेवल पे होती है, और स्काफोल्डिंग एक छोटे लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जेड-पी-डी जो यहाँ पे जो स्काफोल्डिंग है, स्काफोल्डिंग
किसके सिद्धांत को फॉलो करती है? MQ। MQ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब यहाँ पे जो स्काफोल्डिंग देने वाला होना चाहिए वो आपसे ज़्यादा जानकार होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे स्काफोल्डिंग हो सकती है। ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार पहले विचारों को सीखना और बाद में भाषा को सीखना। वाइगोस्की कहते हैं कि सबसे पहले विचारों को सीखा जाता है फिर भाषा को सीखा जाता है, लेकिन प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे ये कहते हैं कि नहीं, पहले भाषा सीखी जाती है फिर विचार आते हैं, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं पहले विचार आते हैं फिर बाद में भाषा आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सीटेट के लिहाज से। ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्याजे का नैतिक सिद्धांत। तो प्याजे का जो नैतिक सिद्धांत है, तो यहाँ पर प्याजे के जो नैतिक सिद्धांत में इन्होंने नैतिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, नैतिक का मतलब होता है आपका अच्छा या बुरा। तो इसकी दो अवस्थाएं बताइए। तो पहली है प्रायतः नैतिक विकास की अवस्था, सिद्धांत नहीं है, अवस्था है। फिर दूसरी है स्वायत्तता नैतिक विकास की अवस्था। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रायतः नैतिक विकास की अवस्था क्या होती है। तो ये आपकी विशेष रूप से 3 से 9 वर्ष तक होती है। इसमें 3 इसकी विशेषताएं हैं आपकी: आत्मकेंद्रिता, सामाजिक संबंध और प्रतिकारी न्याय। आत्मकेंद्रिता क्या होती है? जब बच्चा सोचता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वह उचित या नैतिक है, वो आपकी आत्मकेंद्रिता कहलाती है। ठीक है। तो मतलब जब बच्चा ये सोचने लगता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वह उचित या नैतिक है या नहीं है, तो उसके बारे में सोचना, वो आपकी आत्मकेंद्रिता कहलाती है। सामाजिक संबंध, इस अवस्था में बच्चा दूसरों के द्वारा बनाए गए नियमों को सत्य मानता है। सामाजिक संबंध का मतलब है इस अवस्था में बच्चा क्या कहेगा? जो समाज ने नियम बनाए हैं वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, तो उनको सत्य मान करके कोई भी काम करता है। फिर है प्रतिकार। अब अगला यहाँ पे आता है प्रतिकारी न्याय। बच्चों में धारणा होती है कि चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, सबके लिए एक समान नियम होना चाहिए। अब बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो बच्चा ये सोचता है कि नियम जो है सबके लिए समान होने चाहिए। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर है स्वायत्तता नैतिक विकास की अवस्था। स्वायत्तता नैतिक विकास की अवस्था क्या कहती है? ये 9 वर्ष से ऊपर की होती है। इस अवस्था में बच्चा ये समझता है कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं उनको बदला जा सकता है। तो स्वायत्तता की अवस्था की विशेषता क्या है? सामाजिक केंद्रिता, नियमों का विश्लेषण और सामाजिक न्याय। ठीक है। सामाजिक केंद्रिता क्या होती है? समाज द्वारा बनाए गए नियमों का अनुसरण करना सामाजिक केंद्रिता कहलाती है। नियमों का विश्लेषण मतलब आवश्यकता के अनुसार नियमों में परिवर्तन करना, क्या कहलाता है? नियमों का विश्लेषण कहलाता है। सामाजिक न्याय का मतलब इस अवस्था में बालक विवेकपूर्ण न्यायावस्था का समर्थक बन जाता है और ये नियम को मुख्य मानने लगता है। ठीक है। किस अवस्था में? आपका सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय क्या कहता है? सामाजिक जो न्याय होता है इस अवस्था में बालक क्या होता है? विवेकपूर्ण न्यायावस्था का समर्थक बन जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखो, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की भी इसकी क्या है? आपकी 3 अवस्थाएं हैं। तो आपकी अभी हम बात करेंगे इन अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पर इसकी जो प्रमुख विशेषता इस नियम की यह है, इन्होंने नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा पर ज़्यादा जोर दिया। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बस उतना पढ़ लो, ज़्यादा आपको जितना मैं बोलता जा रहा हूँ बस उसी को आप ध्यान रखना, वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग जब किसी समस्या में फंस जाता है तो 2 कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 2 कार्य जो होते हैं नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा पर आधारित हैं। तो कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाओं में से बांटा है: प्राक रूढ़िगत नैतिक विकास का स्तर, रूढ़िगत नैतिक विकास का स्तर और उत्तर रूढ़िगत नैतिक विकास का स्तर। प्राक रूढ़िगत नैतिक विकास का स्तर जो है वो 4 से 10 वर्ष तक होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका प्राक रूढ़िगत नैतिक विकास के स्तर में इसकी जो है विशेषता क्या है? इसको इसने 2 अवस्थाओं में बांटा है: दंड व अनुपालन, दंड व आज्ञापालन उन्मुक्ता, और दूसरी है यौगिक यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। यहाँ पे यौगिक नहीं है, यांत्रिक है, यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। ठीक है। तो दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता क्या होती है? माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे नहीं तो दंड मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बच्चा ये सोचता है कि हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए, नहीं तो हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। एक होती है यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। इससे बच्चा समझौता करना सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकता पूरी करने तथा पुरस्कार प्राप्त करने के पर अधिक जोर देता है। ठीक। अगली जो अवस्था आती है आपकी रूढ़िगत नैतिक विकास का स्तर, जो 10 से 13 वर्ष तक होता है। इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की ओर उन्मुक्ता और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की ओर उन्मुक्ता होती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? बालक दूसरों की नज़रों में अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए उनका कहना मानता है। और सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? समाज में जो नियम बनाए गए हैं उनका दृढ़तापूर्वक पालन करता है। उत्तर रूढ़िगत नैतिक विकास का स्तर 13 वर्ष से ऊपर होता है। समाज द्वारा बनाए गए नियमों को बदला जा सकता है, इसमें ये मानता है। तो इसमें क्या होता है? सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता और सार्वभौमिक नैतिक उन्मुक्ता। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में किशोर प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित व्यक्तिगत अधिकारों व नियमों का पालन करते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि बालक समाज का धीरे धीरे अनुसरण करने लगता है और उन्हें स्थायी रूप से अपने जीवन में उतार लेता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस अवस्था में किशोर व किशोरी सामाजिक न्याय पर अधिक जोर देते हैं तथा खुद को आत्मनिंदा से बचने का पूर्ण प्रयास करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर ये आपके जो मुख्य सिद्धांत थे वो ख़त्म हो गए। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे अधिगम व सीखना। ठीक है। तो ये आपका वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपके बस 2 से 3 वीडियो और बनेंगे तो आपका पूरा बाल विकास खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।